नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है नमिता अनुराग। कहानियाँ सुनाती हूँ। आइए सुनते हैं कहानी अधखुली गिरह का दूसरा और अंतिम भाग। इस कहानी के पहले भाग में आपने अभी तक सुना कि त्रिलोक अपनी शादी से खुश है। आज ही वो अपनी नई नवेली दुल्हन को बरेली से विदा कराकर अपने घर दिल्ली लाया है। परंतु आज ही देर रात को उसकी पत्नी उन्माद की अवस्था में घर से भाग जाती है। उसे बड़ी मुश्किल से घर वापस लाया जाता है। त्रिलोक के परिवार वाले बुरी तरह परेशान हैं, क्योंकि कल ही वे लोग दिल्ली के अपने सब जानने वालों को रिसेप्शन दे रहे हैं। अब इस समय सबको एक ही चिंता है कि कहीं रिसेप्शन के समय या किसी मेहमान के सामने नई दुल्हन को फिर से दौरा न पड़ जाए। अब आगे। जैसे ही हम दोनों की आंखें टकराईं, वह थोड़ी घबराई सी लगी। फिर तुरंत मुड़कर उसने अपनी भाभी का हाथ थाम लिया। इसके बाद वह आगे बढ़ी और बिल्कुल निर्विकार भाव से, जैसे मेरी उपस्थिति को ही नकारती हुई, मेरे बगल से होती हुई दीदी और रंजीता भाभी के संग आगे बढ़ गई। खैर, मुझे थोड़ी खुशी हुई कि चलो शांत तो रही। मेन हॉल परियों के नगर की तरह सजा हुआ था। ऊपर स्टेज पर हम दोनों सिंहासन रूपी कुर्सियों पर बैठे थे। मैं गहरे नीले रंग के लेटेस्ट फैशन के सूट में और वह उस राजसी लहंगे में जो माँ ने उसके लिए खास तौर पर आज के दिन पहनने के लिए बनवाया था। रानी और गहरे नीले रंग के घने कारचोबी के काम वाले लहंगे में। स्टेज पर रंजीता भाभी बराबर उसके इर्द गिर्द ही थी। मृगांक भैया भी स्टेज के बिल्कुल नीचे उसकी नज़रों के सामने से हट नहीं रहे थे। उसकी मम्मी भी सामने ही सबसे आगे की कुर्सी पर बैठी थी। ये सब हमारी आज के लिए की गई प्लानिंग का ही नतीजा था। कुल मिलाकर हम सब इसी जुगत में लगे थे कि यह लड़की कम से कम कल तक, जब तक सभी मेहमान विदा न हो जाएं, संभली रहे। हमारी जोड़ी शायद काफ़ी अच्छी लग रही थी, क्योंकि लोग आ कर कह रहे थे, ऐसा लग रहा है जैसे वास्तव में सामने उदयपुर के महाराजा और महारानी बैठे हैं। कई लोग तो माँ और दीदी को हम दोनों की नज़र उतारने के लिए कहकर जा रहे थे। मेरे चेहरे पर मधुर स्मित थी, पर अंतस में हाहाकार मचा हुआ था। जब रिश्तेदारों की ग्रुप फोटोएं खींच चुकी, तब सामने से मेरे दोस्तों की टोली दनदनाते हुए स्टेज पर चढ़ आई और मेरा जी घबराने लगा। यार, ये बदमाश कहीं कुछ गड़बड़ ना कर दें। सब ने अलग अलग ढंग से पोज दे देकर हमारे साथ फोटोएं खिंचवाईं। अबे, भाभी की ओर देखकर भी तो कोई फोटो खिंचवा, कहते हुए मेरे सबसे खास दोस्त प्रियांक ने मेरा चेहरा उस लड़की की ओर मोड़ दिया। उधर मेरी एक दूसरी दोस्त अनाया ने भी उसी समय उस लड़की का चेहरा मेरी ओर मोड़ दिया। किसी ने मेरे होठों को अपने दोनों हाथों से स्माइल की मुद्रा में उठा दिया और किसी ने उसके। दोस्तों के हाथों को हटाते हुए हमारे चेहरों पे आई उस स्वाभाविक शर्मीली मुस्कुराहट को छाया चित्रकारों ने बड़ी तत्परता से, कुशलता से अपने कैमरों में कैद कर लिया था। रिसेप्शन शांति से निपट गया था। सभी लोकल मेहमान खुशी खुशी विदा हो चुके थे। वे मेहमान जो होटलों में ठहरे थे, उनमें से तो कुछ रात को पार्टी के बाद ही जा चुके थे, कुछ तड़के सुबह और बाकी चेकआउट के टाइम पर निकलने वाले थे। हमने राहत की सांस ली और सोने के लिए घर आ गए थे। अब बचे थे वे खास रिश्तेदार जो हमारे संग हमारे घर पर ही ठहरे थे। इनमें थे बड़ी ताई जी का परिवार और छोटी बुआ जी, माँ की एक मौसेरी बहन राधा मासी और हमारे सबसे प्यारे मंझले मामा के बेटे राहुल भैया और उनकी पत्नी सीमा भाभी। राधा मासी के बेटा बहू तो रात को ही रिसेप्शन के बाद उन्हें लेकर वापस चले गए थे।
वह अक्सर अपने मायके आकर मन होने तक रहती थी और हम सबका बड़ा लाड़ करती थी। पर इस बार परिस्थितियां भिन्न थीं। हमने सोचा था सबके जाने के बाद शांति से बैठकर हम अकेले ही लड़के वालों से सारी बात पता करेंगे और तभी डिवोर्स का निर्णय भी ले लिया जाएगा। लेकिन तब तक सबके सामने हम सभी बिल्कुल नॉर्मल व्यवहार रखेंगे, जैसे कहीं भी कुछ भी असामान्य नहीं है। यही सोचकर ही हमने दिव्यांशी के घर वालों को भी रात में यहीं रोक लिया था और रात में दिव्यांशी अपने घर वालों साथ नीचे ही सोई थी। सुबह नाश्ते की मेज पर सभी मौजूद थे। घर के पुराने खाना पकाने वाले नौकर गणेशी के साथ माँ और दीदी भी रसोई में लगी थीं। सीमा भाभी रसोई से नाश्ते का सामान ला लाकर मेज पर सजा रही थी। जीजा जी, राहुल भैया, मृगांक भैया और मैं तो नाश्ता शुरू भी कर चुके थे। दिव्यांशी को अभी बाहर नहीं लाया गया था। बुआ और दिव्यांशी की माँ हमारे साथ ही बैठी थी और रंजीता भाभी अभी नीचे से तैयार होकर ऊपर आने वाली थी। तभी बुआ ने आवाज दी, अरे भाभी, दिव्यांशी कहाँ है? उसे भी तो बुलाओ यहाँ। काम का समय है, उसे भी यही होना चाहिए। घर के नियम कायदे कैसे सीखेगी? अरे सीमा, जा तो अपनी देवरानी को ले आ। सीमा भाभी हड़बड़ा गई थी। वैसे भी वह बेहद सीधी सादी, बिना मुंह खोले काम करने वालों में थी। आज के ज़माने में भी वह सिर पर पल्ला रखे रसोई संभालती थी। बुआ के आदेश पर उन्होंने अचकचा कर मेरी ओर देखा, मानो आंखों ही आंखों में पूछ रही हों, बताइए क्या करना है। रसोई से दीदी ने बाहर झांका और वहीं से जोर से बोली, सीमा भाभी, आप इधर आ जाइए, ये बड़े बना लीजिए, मैं दिव्यांशी को ले आती हूँ। पर बुआ जी तो बुआ जी बोली, अरे तेरे हाथ सने हैं तो करती रहे अपना काम। ये सीमा खड़ी है ना यहाँ, ये ले आएगी बहू को। जा सीमा जा, ले तो आ दिव्यांशी को जल्दी से। अब की बार परम आज्ञाकारी सीमा भाभी जी बोलकर चुपचाप चल दी थी मेरे कमरे की ओर और मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। मेरे पसंदीदा गर्मा गर्म मेदू वड़े खाने का मज़ा किरकिरा हो चुका था। कुछ देर तो मैं वहीं बैठा रहा, फिर सहन नहीं हुआ तो उठकर चल दिया था अपने कमरे का हाल देखने। दिमाग में यही उथल पुथल मची थी कि उस लड़की ने आज न जाने क्या तमाशा किया होगा और कहीं सीमा भाभी को कुछ पता तो नहीं चल गया होगा। रंजीता भाभी पर भी क्रोध आ रहा था कि तैयार होने में इतनी देर लगाने की क्या जरूरत थी आज उन्हें। पर जब मैं कमरे में पहुंचा तो एक सुखद आश्चर्य देखने को मिला। वह लड़की अच्छी तरह से साड़ी पहनकर सलीके से तैयार थी। सीमा भाभी उसको गहने पहनने में मदद कर रही थी। दोनों धीमे धीमे हंसते हंसते बातें कर रही थी। मुझे कमरे में आया देख दोनों एकदम से चुप हो गई थी। मैं इस दृश्य के लिए प्रस्तुत नहीं था। कहाँ तो मैं यह सोचकर आया था कि यहाँ फिर से ड्रामा न चल रहा हो और सीमा भाभी बेचारी उसे हैंडल न कर पा रही हो, पर यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था, बल्कि लग रहा था कि दो पक्की सहेलियों के बीच मैं ही अनचाहा हूँ। सक पकाकर मैं उल्टे पैरों वापस लौट आया, यह कहते हुए कि भाभी, बुआ बुला रही हैं आप लोगों को, और आकर नाश्ता करने लगा। मेरे दिल को थोड़ी शांति मिली थी। दीदी ने इशारे से पूछा तो मैंने भी इशारों में ही बता दिया था कि सब ठीक है। थोड़ी देर में ही नई नवेली बहू के रूप में सजी दिव्यांशी को
प्यार से संभाले हुए सीमा भाभी का पदार्पण हुआ। माँ और दीदी भी वहीं आकर बैठ गई थीं। सीमा भाभी ने बुआ जी, माँ और दीदी के पैर छुआ दिए थे और उसे बड़े एहतियात से बुआ जी के बगल वाली कुर्सी पर बैठा दिया था। हम सभी खुशनुमा माहौल में बातें करने लगे थे। थोड़ी देर बाद ही बुआ जी का फरमान आया था, बिट्टू जरा अजय को फ़ोन लगा तो बोल दे कि अभी मैं बुआ जी को ना आने दे रहा। आखिर बुआ कुछ दिन अपनी नई बहू के संग भी तो रह ले। क्यों भाभी, ठीक है ना? हम सब के दिलों पर जैसे हथौड़ा सा पड़ा था। मुंह तक कॉल ले जाते हुए मेरे हाथ रुक गए थे। ओह, तो बुआ जी अभी रुकना चाह रही हैं। माँ भी थोड़ी देर बाद ही जवाब दे पाई, हाँ क्यों नहीं, आपका घर है जीजी। अरे लगा ना फ़ोन अजय को बिट्टू। बुआ अधीर हो रही थी और मुझे फ़ोन लगाकर उनका संदेशा अजय को देना पड़ा था। नई बहू के साथ रहने के बुआ के अरमान ने हमारी प्लानिंग के परखच्चे उड़ा दिए थे, क्योंकि समय कम था हमारे पास। योगेंद्र जीजा जी को दूसरे दिन से अपना ऑफिस ज्वाइन करना था। दीदी और सनी को भी अपने अपने स्कूल ज्वाइन करने थे। लड़की वालों को भी हमने रोका हुआ था। हमारे पास बस आज का ही दिन था। पर बुआ जी की मौजूदगी में हम इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा बिल्कुल नहीं कर सकते थे और उनको घर पर छोड़कर सबका बाहर जाना भी संभव नहीं था। हम समझ नहीं पा रहे थे कि कैसे क्या किया जाए। लड़की वालों से पूरी असलियत जानना, मामले को समझना, यह निर्णय लेना कि तलाक लेने की ज़रूरत है क्या, सब बड़े ही गंभीर मुद्दे थे जिन पर किसी दूसरे से पहले हम आपस में चर्चा कर लेना चाहते थे। इस निर्णय से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हम सभी का जीवन प्रभावित होने वाला था। अगर समस्या बड़ी नहीं है तब तो कोई बात नहीं, पर ईश्वर न करे अगर तलाक लेना ही है तो इस संबंध को जल्द से जल्द आगे बढ़ने से रोक देना चाहिए। और बेटा तुम्हें क्या क्या पसंद है? जी मैं, उधर बुआ जी से दिव्यांशी का इंटरव्यू चल रहा था। अच्छा, शाम को अपनी बुआ जी को अपने हाथ से चाय बनाकर पिलाना, ठीक है? बुआ जी, माँ, दिव्यांशी और दिव्यांशी की माँ को घर पर छोड़कर हम पांचों यानी दीदी, योगेंद्र जीजा जी, मृगांक भैया, रंजीता भाभी और मैं बाहर चले गए। एक बड़े होटल के बंद कमरे में हम दोनों के जीवन का बड़ा फैसला होने जा रहा था। मृगांक भैया ने भरे हुए गले से शादी की बड़ी सच्चाई बतानी शुरू की। दिव्यांशी पापा की बहुत दुलारी थी। पापा से इतनी ज़्यादा अटैच्ड थी कि पापा ही इसकी पूरी दुनिया थे। मुझसे तो अधिकतर इसका झगड़ा ही होता रहता था, जबकि मैं इससे 6 वर्ष बड़ा हूँ। जब यह 21 वर्ष की थी तब पापा नहीं रहे थे। इसको उस बात से इतना बड़ा झटका लगा था कि उस समय हमारे लिए इसको संभालना मुश्किल हो रहा था। यह अक्सर आपा खो बैठती थी। 2-1 बार तो बिना कुछ सोचे समझे घर से भागने की कोशिश की थी। माँ की तबीयत पहले ही खराब रहती थी। उस समय और भी बुरा हाल रहता था। हमने साइकेट्रिस्ट को दिखाया था। उनके साथ कई सेशंस हुए थे इसके। काफ़ी समय तक दवाइयाँ भी चली। डॉक्टर का कहना था कि अत्यधिक स्ट्रेस की वजह से पैनिक अटैक पड़ रहे हैं, पर समय के साथ आप लोगों के प्यार और हमदर्दी भरे व्यवहार से यह धीरे धीरे बिल्कुल ठीक हो जाएगी। उस समय रंजीता ने बहुत अच्छी तरह से संभाला था इसे। इसको नॉर्मल लाइफ में वापस लाने में सबसे बड़ा इसी का हाथ है। और उसके बाद से ही यह रंजीता और मुझ पर भावनात्मक रूप से बहुत अधिक निर्भर करने लगी थी। घर में हम लोग दिखते रहते थे तो ठीक रहती थी, हम नहीं दिखते थे या नए लोगों के बीच परेशान हो जाती थी। पर ये सब बहुत पहले की बातें हैं। डॉक्टर की मदद से इसने धीरे धीरे खुद का स्ट्रेस लेवल हैंडल करना अच्छी तरह से सीख लिया था। अब तो बहुत समय से इसे कोई अटैक नहीं पड़ा है, ना ही कभी कोई एबनॉर्मेलिटी दिखाई दी है। यह अकेले बाहर भी जाती है, सब काम करती है।
बस अगर इसे कुछ ऐसा लगता है कि इसे किसी भी तरह से मेंटली वीक माना जा रहा है तो एकदम से ये बहुत परेशान हो जाती है और स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। दीदी बोली, आपने ये बात हमें शादी के पहले क्यों नहीं बताई थी? मृगांक भैया रो पड़े, हाथ जोड़कर बोले, दीदी जी, हम हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हैं, ये हमारी गलती थी, पर लड़की का मामला है, बात कहीं गलत तरीके से फैल ना जाए इसलिए हमने छुपा ली। पर जब आपने फ़ोन किया तो हम बुरी तरह से घबरा गए और हमने अपनी फ़ोन स्विच ऑफ कर दिए थे। आप लोगों के बारे में हमें यही पता चला था कि आप लोग बेहद सुलझे हुए और समझदार हैं और सबसे प्रेम भाव रखते हैं, और त्रिलोक जी तो बेहद सहृदय हैं, इसलिए हमने सोचा कि हमारी बहन यहाँ सकुशल और सुरक्षित रहेगी। ओह, तो हमारी समझदारी का ये अच्छा इनाम दिया आपने हमें। कहते हुए दीदी का चेहरा क्रोध से लाल हो उठा था। युगेंद्र जीजा जी और मैंने मुश्किल से संभाला था उसे। मृगांक भैया फिर बोले, ऐसा लग रहा है कि कल शायद सारी नई नई चीज़ें एक साथ हो गई उसके साथ और हम भी नहीं दिखे तो शायद वो संभाल नहीं पाई, वरना विश्वास मानिए वो बहुत समय से बिल्कुल ठीक है, बहुत समझदार और सीधी सादी लड़की है। हम क्या कहते। इसके बाद हमने उन लोगों को यह कहकर कि हम यहाँ दिल्ली में किसी अच्छे डॉक्टर से बात करके ही तय करेंगे कि आगे क्या करना है, बरेली वापस जाने दिया। पर बुआ जी, सीमा भाभी और राहुल भैया अभी यहीं थे, इसलिए हमने दिव्यांशी को अपने पास ही रोक लिया था। हम तीनों इस आधी खुली आधी बंद गिरह में बुरी तरह से उलझ कर रह गए थे। क्या करें क्या नहीं समझ नहीं पा रहे थे। रास्ते में हमने फिर यही तय किया कि बस बुआ जी के जाते ही दिव्यांशी को साइकेट्रिस्ट को दिखाते हैं, फिर उनकी राय लेकर ही तलाक के लिए अप्लाई करते हैं, पर तब तक किसी से कुछ नहीं बताते हैं। पर हमारी सारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई थी। न बुआ जी किन्हीं किन्हीं कारणों से जो हमारे लिए अज्ञात थे वापस अपने घर जा पाई, न हम दिव्यांशी को साइकेट्रिस्ट को दिखा ही सके। लेकिन दूरअंदेशी से काम लेते हुए हमने इतना ज़रूर किया कि राहुल भैया और मुरादाबाद में मामा जी से कहकर कुछ समय के लिए सीमा भाभी को भी यहीं रोक लिया था, क्योंकि हम सबका यह ऑब्जर्वेशन था कि बुआ जी और सीमा भाभी के साथ दिव्यांशी बहुत सहज और प्रसन्न थी। माँ और दीदी की नाराज़गी तो पहले की तरह ही कायम थी, पर मैंने अपने अंदर एक बड़ा बदलाव अनुभव किया था। न जाने कैसे और कब मेरे मन में बसे डर और क्रोध के बादल हटने लगे थे और एक भरोसा सा बनने लगा था। कुछ समय से मैंने महसूस किया था कि जब भी मैं घर पर रहता था तो मुझे माहौल पसंद आने लगा था। कोई मेरे इंतज़ार में यूं पलके बिछाए बैठा रहे, मेरे घर आते ही ट्रे में मेरे लिए पानी का गिलास ले आए, फिर रसोई में जाकर चाय नाश्ते का इंतज़ाम करने लगे, ये सब मुझे भाने लगा था। दिव्यांशी का रोज़ सुबह सिर पर थोड़ा सा आंचल टिकाकर बुआ जी और माँ के चरण स्पर्श करना, मेरे मांगने के पहले ही चाय का कप सामने आ जाना, किसी बाहर वाले के सामने कुछ भी बोलने से पहले अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मेरी ओर देखते हुए मेरी सहमति लेना, हम दोनों की आंखों का यूं अचानक ही मिल जाने पर शर्माकर आंखें झुका लेना, सब मेरे लिए नवीन अनुभव थे और मेरे मन को गुदगुदा जाते थे। माँ और दीदी के साथ तो मैं अभी तक बच्चा ही बना रहा था, पर दिव्यांशी की मुझ पर निर्भरता ने मुझे मेरे स्वामी रूप से परिचित कराया था। मुझे लगने लगा था उसकी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। मेरे आत्मविश्वास में गजब की बढ़ोतरी हुई थी। मैंने और माँ ने बारी बारी से फैक्ट्री जाना भी शुरू कर दिया था। जिस दिन माँ फैक्ट्री जाती उस दिन नाश्ते की मेज पर होते बुआ जी, सीमा भाभी, दिव्यांशी और मन ही मन मुस्कुराता हुआ मैं। खाना खाते समय जब कंगन और चूड़ियाँ भरे हाथ सबकी और मेरी प्लेट में गरम रोटी रखते तो मेरे दिल में गहराई तक उन चूड़ियों की खनखनाहट उतर जाती थी। सिर झुकाकर खाना खाते खाते मैं इंतज़ार करता रहता
कि कब वे हाथ मेरी प्लेट में भी रोटी डालें। इस चक्कर में मैं अक्सर रोटी अधिक खा जाता था। गणेशी रसोई संभाल लेता था, पर उसे देखकर लगता था कि उसे भी सीधी सादी बहू रानी बहुत पसंद आई है। बुआ जी और सीमा भाभी को यहाँ रहते हुए 1 महीना होने को आया था। दिन भर दिव्यांशी उन दोनों के संग मज़े से गप्पे मारा करती थी। मैं कुछ भी न देखने सुनने की एक्टिंग करता हुआ दिव्यांशी को ही छुप छुप कर देखा करता था, और सीमा भाभी मुझे देख देख कर मुस्कुराया करती थी। दोपहर में अक्सर दीदी और सनी भी स्कूल से लौटकर सीधे इधर ही आ जाते थे। फिर शाम को जीजा जी के ऑफिस से लौटते समय घर वापस चले जाते थे। एक दिन गप्पों के बीच ही जब बुआ जी ने जाने की बात की तो दिव्यांशी अचानक ही बोल उठी थी, नहीं बुआ जी, आप कहीं नहीं जाएंगी, सीमा भाभी भी कहीं नहीं जाएंगी, हम सब यहीं रहेंगे। जिस तरह से वह साधिकार बोली थी, सब एकदम से जोर से हंस पड़े थे। वो बुरी तरह से शर्मा गई थी और फिर खुद भी जोर से हंस पड़ी थी। मैं उसकी इस निश्चल हंसी को मुग्ध भाव से देखता ही रह गया था। पर मैंने यह भी नोटिस किया था कि माँ और दीदी के सामने दिव्यांशी उतनी सहज नहीं लगती थी, थोड़े तनाव में लगती थी। तब उससे गलतियां भी अधिक होती थीं, और कभी कभी मैंने इन लोगों के मुंह से कुछ इस तरह की बातें भी सुनी थी। हमारा बेटा ही मिला था क्या इन लोगों को, या बिना बात ही फंस गए हम तो। पर पता नहीं क्यों मैं माँ और दीदी को टोक ही नहीं पाया था इस चीज़ के लिए, हिम्मत ही नहीं हुई थी मेरी। पर मैंने यही ध्यान दिया था कि ऐसे समय दिव्यांशी का चेहरा उतर सा जाता था, पर इस सब स्ट्रेस को वो खुद हैंडल करने की कोशिश कर रही थी। उसकी सनी से भी दोस्ती हो रही थी, कई बार वो उसके संग खेलती थी या उसका होमवर्क करवाती थी। अब मेरे जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जैसी जीवन संगिनी मैंने चाही थी वैसी ही मुझे मिली थी। मैं बहुत खुश था। सीमा भाभी पिछले सप्ताह ही अपने घर जा चुकी थी। आज सुबह बुआ जी भी वापस लौट गई थी। मैं फैक्ट्री में था, तभी माँ का फोन आया था। गुस्से भरी आवाज में उन्होंने मुझे फौरन घर आने को कहा था और कुछ नहीं बताया था। जब ईश्वर का नाम लेता हुआ मैं घबराकर घर पहुंचा तो वहां एक बार फिर शादी की रात जैसा ही ड्रामा हो रहा था। मेरे कमरे से दिव्यांशी के चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। दीदी बाहर थी और उसे डांट डांट कर चुप होने को कह रही थी। सनी अपनी नानी की गोद में दुबका हुआ था। मुझे देखते ही दीदी आवेश में आकर बोली, जाओ संभालो अपनी पत्नी को, मेरे सनी को मारा है उसने। ये सुनकर तो मैं भी हिल गया था। इसके बाद माँ और दीदी को संभालना काफ़ी कठिन काम था। उन दोनों का बराबर यही कहना था कि यह लड़की सच में पागल है और इसे घर में रखना खतरे से खाली नहीं है। इसे तुरंत इसके घर छोड़कर आना चाहिए। मैं कह रहा था कि पहले पूरी बात तो पता चले कि हुआ क्या है, पर कोई मेरी बात नहीं सुन रहा था। योगेंद्र जीजा जी मेरी ओर से बोलने की कोशिश कर रहे थे, पर आज उनकी भी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। उल्टे दीदी उन्हें डांट दे रही थी। काफ़ी देर तक माँ और दीदी की कचहरी में जिरह हुई और अंत में हम दोनों को अपराधी साबित करते हुए यह फैसला सुनाया गया कि मैं कल तड़के सुबह उस पागल लड़की को उसके घर छुड़वाने का इंतज़ाम करूं और फिर बिना देरी किए तलाक के लिए अप्लाई करूं। साथ में मुझे यह दिलासा भी मिल रहा था कि मैं बिल्कुल चिंता ना करूं, जल्दी ही बहुत अच्छी लड़की से मेरी शादी करवा दी जाएगी। इन सब बातों की कैफियत देने के लिए मेरे पास कोई जवाब नहीं था, पर मुझे नहीं पता क्यों जितनी बार मैं तलाक वाली बात सुनता मेरी आंखें भर भर आ रही थी। खैर, किसी तरह इस कचहरी का मुकदमा समाप्त हुआ और मैं हिम्मत जुटाकर अपने कमरे में घुसा। मुझे देखते ही दिव्यांशी पलंग से उतरकर दौड़कर मेरी ओर भागी और मुझसे बुरी तरह से लिपट गई। आंखों में फिर वही उन्माद के लक्षण, आंसू और सिसकियां लेकर रोती थरथराती आवाज़। बस एक ही बात कि मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ, पागल नहीं हूँ मैं, बस गलती हो गई मुझसे,
नहीं मारना चाहिए था सनी को मुझे। सॉरी ना, सॉरी बोल रही हूँ ना। आप तो समझते हैं ना मुझे पता है आप प्यार करते हैं मुझे। बता दीजिए ना सबको कि मैं पागल नहीं हूँ। इस बार मुझे पिछली बार की तरह गुस्सा नहीं आ रहा था उस पर, बल्कि तरस आ रहा था। मेरा दिल यह मानने को तैयार नहीं हो पा रहा था कि पूरी गलती दिव्यांशी की ही है। ज़रूर सनी से भी कुछ ऐसा हो गया होगा कि वो अपने स्ट्रेस को नहीं संभाल पाई, पर घर वालों को कैसे समझाऊं मैं। एक बार फिर उसे बच्चों की तरह संभालते हुए मैंने बहला फुसलाकर उसे उसकी दवा खिलाई और सुला दिया। दिमाग में ढेर सारे प्रश्न आ रहे थे, पर इस बार अलग तरह के थे। मैं सनी से भी जानना चाह रहा था कि हुआ क्या था, पर वह इस समय बहुत मुश्किल था। दिव्यांशी को बरेली भेजने के लिए सुबह 7 बजे के लिए कैब बुक करा दी गई थी। आज पहली बार मैं अपने कमरे में ही उसके बगल के पलंग पर ही लेट गया था। जाने क्यों मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा था। रात आंखों ही आंखों में कटी। सुबह ठीक 7 बजे कैब दरवाजे पर खड़ी थी। दिव्या की सारी तैयारी कर दी गई थी। बिल्कुल चुप थी वह। दीदी ने उसे धीरे से गाड़ी में बैठने का इशारा किया था। उसने झुककर माँ और दीदी के पैर छुए और गाड़ी की तरफ बढ़ी। तभी अचानक ही मेरे मुंह से निकला, रुको दिव्या, उधर नहीं इधर बैठो। मैंने अपनी गाड़ी की तरफ इशारा किया। सबने आश्चर्य से मेरी ओर देखा। माँ अस्फुट स्वर में कुछ बुदबुदाई थी। दीदी ने दांत भींचकर धीरे से कहा, पागल हो गया है तू, कहीं रास्ते में उसे फिर दौरा पड़ गया तो कैसे संभालेगा। पर मुझ पर जैसे जिद सवार थी इस समय। दिव्या चुपचाप बीच में ही खड़ी रही तो मैंने उसका हाथ पकड़कर धीरे से अपनी गाड़ी में आगे की सीट पर बैठा दिया और उसकी साड़ी का आंचल अंदर सहेजकर दरवाज़ा संभालकर बंद कर दिया। कैब को मैंने वापस भेज दिया और जाकर अपनी गाड़ी में ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। माँ और दीदी की ओर देखे बिना ही मैंने गाड़ी स्टार्ट कर दी थी। मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हो रहा था। मैं करना कुछ चाह रहा था पर कर कुछ और रहा था। गाड़ी मंथर गति से आगे बढ़ रही थी। दिव्या बिल्कुल शांत बैठी थी। मैंने धीरे से गर्दन बाईं ओर घुमाकर उसकी ओर देखा। उसने भी सामने से नजरें हटा गर्दन दाईं ओर घुमाकर मेरी ओर देखा। उसकी आंखें मुझे पनीली सी लगी। आंखें तो मेरी भी भर आई थीं उसे देखते हुए। दिल में कुछ बुरी तरह घुमड़ने लगा था, जैसे भीगी आंखों के सहारे हम दोनों की बातें चल रही हों। मुझे लगा दिव्या मुझसे पूछ रही है, आप मुझे वहां क्यों छोड़ने जा रहे हैं। कुछ जवाब नहीं दे पाया था मैं उसके इस सवाल का। सिर्फ सामने देखते हुए गाड़ी चलाता रहा। जैसा अपेक्षित था हम 10:30 तक बरेली पहुंच भी गए थे। रास्ते भर मेरे दिमाग में तरह तरह के तर्क वितर्क चलते रहे थे। मस्तिष्क बारी बारी से दिव्यांशी और मेरे घर वालों की ओर से दलीलें दे रहा था। मैं यही सोचता रहा, क्या हम सही कर रहे हैं? क्या हमें इस समय दिव्या को भी अपनी बात कहने का मौका नहीं देना चाहिए था? क्या इतना बड़ा निर्णय लेने से पहले किसी एक्सपर्ट की राय लेना जरूरी नहीं था? कहीं कुछ ऐसा तो नहीं हुआ जो हमें पता ही नहीं हो। इस अजीबोगरीब मुकदमे में वादी ही वकील भी था और जज भी था, जिसने प्रतिवादी को बिना किसी सुनवाई के ही अपराधी करार दे डाला था और सजा भी सुना दी थी। हम दिव्यांशी के घर के सामने पहुंच गए थे, पर वहां रुकने के बजाय मैंने गाड़ी को तेजी से वापस मोड़कर एक्सेलरेटर दबा दिया था। गाड़ी तेज रफ्तार से वापस दिल्ली की ओर दौड़ पड़ी थी। दिव्यांशी बार बार अचरज से मेरी ओर देख रही थी। 1-2 बार धीरे से बोली भी, क्या कर रहे हैं, इतनी तेज क्यों चला रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं हम? मैंने मुड़कर उसकी ओर गहरी नजरों से देखा जरूर था, पर उसकी बातों का कुछ जवाब नहीं दिया था।
बीच में हम एक फूड कोर्ट पर रुके। जब तक हमारी कॉफ़ी आई, मैंने डॉक्टर विनीत प्रधान, जो बहुत अच्छे और काबिल साइकेट्रिस्ट माने जाते थे, के क्लिनिक में शाम के अपॉइंटमेंट के लिए फ़ोन लगाया। डॉक्टर प्रधान के पास शाम का अपॉइंटमेंट उपलब्ध नहीं था, दूसरे दिन का भी नहीं था। फिर मैंने डॉक्टर विनीत का पर्सनल नंबर लगाया, जिसे मैं कभी इस्तेमाल नहीं करता था। उनसे मैंने काफ़ी रिक्वेस्ट की। शायद मेरे स्वर की आकुलता और बारंबार आग्रह से वह मामले की गंभीरता को समझ गए। मैंने उनसे यह भी रिक्वेस्ट की कि हम चारों लोगों से एक साथ ही मिलें। उन्होंने मुझसे कहा कि वह चेक करवाकर थोड़ी देर में कॉल बैक करवाएंगे। ये समय मेरे लिए बहुत मुश्किल था। लगभग 15 मिनट के बाद उनके क्लिनिक से मेरे पास कॉल आई। उनके असिस्टेंट ने बताया कि एक दूसरे रूटीन चेकअप वाले पेशेंट से स्वैप करके मुझे आज शाम का अपॉइंटमेंट दे दिया गया है। इसके बाद मैंने योगेंद्र जीजा जी को फ़ोन लगाया और उन्हें पूरी बात बताकर रिक्वेस्ट करी कि शाम को दीदी और माँ को लेकर डॉक्टर विनीत प्रधान के क्लिनिक में आ जाएं। वो समझ तो रहे थे कि काम मुश्किल है, पर तैयार हो गए। अब प्लान में अगला स्टेप था सारा दिन दिव्यांशी के साथ बिताना और उसे ऑब्जर्व करना, ये समझने की कोशिश करना कि इस अध खुली गिरह को पूरा खोला जा भी सकता है या नहीं। हम पूरे दिन साथ में घूमते रहे, मॉल में, रेस्टोरेंट में गए। हम आज पहली बार साथ में घूमने आए थे और मैंने आज का दिन पूरी तरह से एंजॉय करने का मन बना लिया था। इस सब का उद्देश्य यही था कि डिवोर्स का निर्णय लेने से पहले मैं ये तसल्ली कर लेना चाहता था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जैसा हम सोच रहे हैं वैसी बात ही ना हो। मैं उसको अच्छे कपड़े दिलवाने ले गया। उसने जिद करके दोनों सूट्स मेरी ही पसंद के लिए। खाते समय भी उसने मेरी पसंद का ही ख्याल रखा। मैं अनुभव कर रहा था कि वह घर से बाहर अधिक सहज और सरल थी और एक मनमोहिनी मुस्कुराहट समेटे थी। उसकी मोह लेने वाली सहजता ने मुझे यह भी विचार करने पर मजबूर कर दिया था कि यह सहजता माँ और दीदी के शक और खींच भरे सानिध्य से दूर होने के कारण है या कुछ और बात है। हमने सारे दिन हल्की फुल्की बातें की, एक दूसरे की पसंद नापसंद जानी। उसका सरलता से भरा सामीप्य मुझे लुभा रहा था। आज का दिन अच्छा बीता था। मैं बहुत हल्का महसूस कर रहा था। बस अब डॉक्टर विनीत के वक्तव्य की प्रतीक्षा थी, क्योंकि सिर्फ अपने मन के बहलावे में आकर मैं कोई खतरा भी मोल लेना नहीं चाहता था। नियत समय पर हम सभी डॉक्टर विनीत के क्लिनिक में उनके सामने बैठे थे। दिव्यांशी को क्लिनिक में ही बने गेस्ट कम वेटिंग रूम में भेज दिया गया था। दीदी और माँ का निर्णय उनके चेहरों पर पहले से ही लिखा था, पर मैं और योगेंद्र जीजा जी अंतिम निर्णय लेने से पहले एक बार इस रिश्ते को निष्पक्षता के तराजू में जरूर तौलना चाहते थे। डॉक्टर विनीत ने ध्यान से पूरी बात सुनी। सबसे पहले उन्होंने हमारे परिवार की तारीफ करी कि हम तलाक का निर्णय लेने से पहले एक्सपर्ट की राय लेने आए हैं। अधिकांशतः ऐसे केसेस में किसी मानसिक ग्रंथि का जरा भी अंदेशा होते ही मामला सीधे तलाक तक पहुंच जाता है, जबकि कई बार समस्या इतनी गंभीर होती ही नहीं है। आज ज़रूरत इस बात की है कि लोगों के दिमाग में बसी गलत धारणाओं को दूर किया जाए। इसके बाद उन्होंने हमें विस्तार से समझाया। उस सबका सारांश यह निकल रहा था कि आजकल जैसा लाइफस्टाइल और चलन हो गया है, पहले की अपेक्षा बहुत अधिक लोग किसी न किसी छोटी बड़ी मानसिक समस्या जैसे स्ट्रेस, ADHD यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिया, ASD यानी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, बाइपोलर डिसऑर्डर, एडिक्शन एंड सब्सटेंस अब्यूज़, PTSD यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, ईटिंग डिसऑर्डर्स, डिमेंशिया, OCD यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, बाइपोलर डिसऑर्डर, इंसोम्निया आदि से जूझ रहे हैं। लंबी लिस्ट है।
यह ज़रूर है कि इनमें से कुछ बीमारियां इलाज और थेरेपी से ठीक हो सकती हैं, तो कई लंबा इलाज लेने वाली या कुछ लाइलाज भी होती हैं। पर किसी भी बीमारी में घर वालों का सपोर्ट और हमदर्दी सबसे अधिक ज़रूरी होती है। कई बार तो उनके सपोर्ट से ही बहुत जल्दी सुधार दिखने लगता है। एक और बहुत ज़रूरी बात यह है कि यदि आपके बेटे या बेटी के साथ इस तरह की कोई भी समस्या है, चाहे छोटी सी ही हो, तो कभी यह बात छुपा कर उसकी शादी ना करें, क्योंकि ये बातें लंबे समय तक छुप नहीं सकती और बाद में पता चलने पर दूसरे पक्ष में जो कुंठा और अवसाद उत्पन्न होता है वह खुद अपने आप में ही रोगी के स्ट्रेस या तनाव को बढ़ाने वाला होता है, जिससे रोग भी बढ़ जाता है। इस केस में वैसे तो मैं पहले सभी टेस्ट करवाऊंगा, लेकिन जैसा अभी बातें सुनकर लग रहा है, इस लड़की को स्ट्रेस की प्रॉब्लम है। वो स्ट्रेस के समय घबरा जाती है और यदि कोई साथ देने वाला ना मिले तो फिर खुद को मैनेज नहीं कर पाती। मुझे लगता है कि ऐसे समय में यदि आप लोग हमदर्दी और प्यार से काम लें तो स्थिति काफ़ी अच्छी तरह से संभल सकती है। वैसे कल हुआ क्या था, पूरी बात बताइए। योगेंद्र जीजा जी बोले, मुझे पता है कल क्या हुआ था। मैंने रात में सनी से धीरे धीरे प्यार से पूरी बात पूछी थी, तब उसने बताया था। कल वहीं मम्मी के घर पास ही रहने वाला सनी का एक दोस्त रिंकू भी खेलने आया था। जब दिव्यांशी बच्चों के पास आई तब रिंकू ने उससे कहा, मामी कहानी सुननी है। तब सनी के मुंह से निकला, मामी कहानी थोड़े ही सुना सकती है, मामी तो पागल है। यह सुनकर ही दिव्यांशी पूरी तरह से नाराज हो गई थी और उसने सनी को थप्पड़ लगा दिया था। पर सनी ने प्रॉमिस किया है कि अब वह ऐसा कभी नहीं कहेगा। पर वह बहुत डरा हुआ है, इसलिए मैंने भी उसे प्रॉमिस किया है कि कोई उसे कुछ नहीं कहेगा। इस सब के बीच दीदी सुर झुकाए चुपचाप बैठी थी। सभी वास्तविकता को समझ रहे थे। कमरे में 2 पल के लिए सन्नाटा छाया रहा। डॉक्टर विनीत आगे बोले, देखिए बच्चे तो भोले होते हैं, वे वही रिपीट करते हैं जो सुनते हैं। ऐसे में हम बड़ों का कर्तव्य है कि जो व्यक्ति किसी मानसिक ग्रंथि से जूझ रहा है उसके लिए किसी भी तरह का नेगेटिव ना बोला जाए, खासकर बच्चों के सामने तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ऐसे लोग बहुत सेंसिटिव भी होते हैं। ये लोगों के द्वारा उनके लिए किए गए नेगेटिव कमेंट्स, उनको दिए गए तानों का या उनका उड़ाया जाने वाला मजाक सभी कुछ आसानी से भांप लेते हैं और समस्या बढ़ सकती है, जबकि प्यार और हमदर्दी से इन्हें आसानी से हैंडल किया जा सकता है। हमारे दिलों में पड़ी शक और संशय की गिरहें खुल रही थीं। माँ और दीदी भी थोड़े रिलैक्स्ड लग रहे थे। डॉक्टर साहब से फिर मिलने का वादा करके हम उनके कमरे से बाहर निकल आए थे। वेटिंग रूम की तरफ जाते हुए मैंने माँ के दोनों हाथ पकड़कर कहा, माँ मुझे लगता है अगर हम दिव्यांशी को प्यार और अपनेपन से टैकल करें तो शायद वो ठीक हो सकती है। एक मौका तो दे ही सकते हैं ना माँ। मेरी आवाज़ भर आई थी और आंखों में नमी थी। माँ रुक गई, फिर मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोली, जानती हूँ तुझे पसंद आ रही है वह। फिर मुस्कुराकर बोली, तो जो मेरे बेटे की पसंद वही मेरी भी पसंद। चिंता मत कर, अच्छे से इलाज करवाएंगे उसका, आखिर बहू है मेरी। दीदी झेंप रही थी। उसने हल्के से दोनों कान पकड़ने का इशारा करते हुए धीरे से सॉरी बोला। मैंने मुस्कुराकर उसका और योगेंद्र जीजा जी का हाथ थाम लिया। कुछ ही देर में हम अपनी गाड़ियों में आज सही अर्थों में अपनी बहू को विदा कराकर घर ले जा रहे थे। दोस्तों, ये कहानी बस इतनी ही। फिर मिलेंगे एक नई कही अनकही लेकर। आप सब स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।